अर्लीस्ट तो मैंने वैसे बता दिया ना, एक चीज है। इसके कितने नाम है इसी क्वेश्चन के? मैंने 3 नाम लिए हैं अभी। एक इसका नाम है डिस्कशन ओपिनियन जो लिखा हुआ है। एक इसको बोलते हैं टू स्टेटमेंट, ऐसे मैं सिर्फ टू एस लिख देता हूँ। एक इसको बोलते हैं डिस्कस बोथ व्यूज एंड ओपिनियन एंड गिव योर ओपिनियन। सो डिफरेंट पीपल कॉल इट बाय डिफरेंट नेम्स। ऐसे एक ही है, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मुझे डिस्कशन ओपिनियन तो करवा दिया है, मुझे टू स्टेटमेंट वाला ऐसे नहीं करवाया इन्होंने। मेक सेंस? ओके। अब इसको टू स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको क्वेश्चन की एक एग्जांपल दूंगा, तो वहां से आपको समझ आ जाए। ठीक है। So, इस हफ्ते हमारा जो टारगेट है वो है डिस्कशन ओपिनियन क्वेश्चन पे। सो इट डजंट मैटर इफ इट्स नॉन बाय डिफरेंट नेम्स। ठीक है, आपने इसको डिस्कशन एंड ओपिनियन से याद रखें। ठीक हो गया जी? अच्छा जी। ओके जी, यहाँ तक बात ओके होगी। हमने एक जनरल स्ट्रक्चर की बात की है अभी। 2 क्वेश्चन 60 मिनट्स, ये 40 मिनट्स का है, 250 वर्ड, 1 क्वेश्चन, नो चॉइस, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ तक अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो ओके। ऑनलाइन फ्रेंड्स आर वी गुड? आफ्टर हियर एनी क्वेश्चंस? कोई हो तो आपने काइंडली मुझे पोस्ट कर देना, मैं चैट बॉक्स साथ साथ देख रहा हूँ। ठीक है जी, इसको करते हैं साइड में, और मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ आज की एग्जांपल के ऊपर, ताकि जो है ना हमने जो भी बात शुरू कर दी है वो बात आपको जरा अच्छे से समझ आ जाए। Alright जी, this is the task which we going to do today. ठीक है। और इसको मैं ऐसे ही रखूंगा ताकि ना आंसर ना डिस्प्ले हो। और छोटा कर लें थोड़ा सा। हाँ, चलें जी, अब स्क्रीन पे नजर आएगा। ये तो मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे, है ना? आपको आंसर नजर आ जाएगा नीचे, फिर मेरा काम खराब। Alright जी, this is the question we are going to tackle today. ठीक है। इसकी कुछ स्टेटमेंट्स है जो फिक्स्ड हैं, जिसको आमतौर पे हम रूब्रिक्स भी बोलते हैं। रूब्रिक्स मींस क्वेश्चन इंस्ट्रक्शंस। ये लिखा होता है क्वेश्चन के ऊपर बाय डिफॉल्ट। ये भी लिखा होता है, ये भी लिखा होता है। ये जिन पे मैंने टिक मार्क्स लगाए हैं, ये वो स्टेटमेंट है जब भी आपका राइटिंग टास्क हुएगा ये वाली स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, और ये भी वही है जो मैंने आपको बता दी। 250 वर्ड की लिमिट है, 40 मिनट्स उसने कहा है राइटिंग टास्क टू, इसका नाम। जो क्वेश्चन है या तो वो बोल्ड होता है, या इसको वो मार्जिन के अंदर जो है ना ड्रॉ करके उसके अंदर लिख देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन जरा पढ़ लें। ठीक है। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग टॉपिक है और डिफिकल्ट भी है, क्योंकि आमतौर पे ऐसे टॉपिक्स पे जो है ना कम ही कंटेंट होता है लोगों के पास। सो क्वेश्चन रीड कर लें जरा जल्दी से, फिर इस पे बात करते हैं। मैं आपको बता दूं इसको टू स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं और इसको क्रैक कैसे करना है। हाँ जी, पढ़ लिया? मुझे कोई बता देगा एक वर्ड में, एक लाइन में, कि ये क्वेश्चन है क्या? इसकी ट्रांसलेशन नहीं करनी, वो हम सबको आती है, बड़े अच्छे से आती है। एनिमल्स राइट्स के पीछे। एनिमल्स एनिमल्स आप सर राइट्स। की बात से एग्री हैं? अगर आपका कोई और ओपिनियन है तो वो बता दें, अगर आप एग्री हैं तो तब भी ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन फ्रेंड्स आप भी चिप इन कर सकते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास मेंशन्ड दैट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द एनिमल राइट्स। इफ यू अग्री तो ठीक है, अगर नहीं अग्री फिर भी बात कर लेते हैं। हाँ जी, सब अग्री हैं? पक्का? ठीक हो गया। इस क्वेश्चन को अगर इतनी लंबी स्टेटमेंट आ जाए तो क्रैक कैसे करना है? लाइक इट्स नॉट इजी टॉपिक एंड एट द सेम टाइम इट्स अ लॉन्गर स्टेटमेंट। इसको क्रैक करने का क्या तरीकाकार है? क्योंकि अगर ये क्रैक हो गया उसके बाद हमारे पास टेम्पलेट अवेलेबल है। वी जस्ट नीड टू पुट थिंग्स इनटू द टेम्पलेट। तो सोल्यूशन तो आधा रेडी है, मगर अगर क्वेश्चन ना समझ आया तो फिर टेम्पलेट भी हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज हम गलत चीजें पुटअप कर देंगे। So, ऐसे स्टेटमेंट को ब्रेक कैसे करते हैं, या इसको टू स्टेटमेंट क्यों कहते हैं? अगर कोई इस पे भी रोशनी डाल सकता है, व्हाई वी कॉल इट अ टू स्टेटमेंट। ओके, बोथ व्यूज तो हैं, मगर इसमें बोथ व्यूज हैं किधर है? कैन यू आइडेंटिफाई? जी सर प्लीज।
के जरिए से एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। ठीक है, दे हैव देयर ओन राइट्स। ठीक है, उसका भी ये है कि अगर इतने उनके राइट्स हम दे देंगे तो फिर उनको हम अपनी कोड के लिए दिक्कत नीड्स के लिए कैसे उनको यूटिलाइज करेंगे। ओके, ठीक है। अरुण, आपने हैंड रेज किया था, यू वांट टू से समथिंग? इफ यू वांट टू यू कैन टर्न ऑन योर माइक एंड यू कैन से। जी सर, वो ऐसा है कि पहला सेंटेंस उसके पास अरुण, आई वाइल कांट अदर। हियर यू, एक सेकंड, एक सेकंड बोलिएगा। कैन यू हेयर मी नाउ यस सर? सर, यस प्लीज। सर बेसिकली व्हेन द फर्स्ट सेंटेंस एंड्स, तो उसके साथ कनेक्टर वर्ड लगे वाइल अदर आर्ग्यू दैट, तो इससे वी कैन डिस्टिंग्विश के ये टू स्टेटमेंट सेंटेंस है। और इसके साथ फिर वहाँ पे ओपिनियन वाला भी लिखा हुआ। इज इट राइट और आई एम रॉन्ग? वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आप। ठीक है, चलें अब अरुण के और ये भाई ने जो यहाँ पे बात की ना, इन दोनों की बातों को इकट्ठा लेकर चलते हैं। एक स्टेटमेंट तो यहाँ पे आ जाती है जी, डिस्कस बोथ व्यूज। एक तो उन्होंने लिख के बता दी, बट एक्चुअली क्या हमें क्वेश्चन में से पता है कि दो स्टेटमेंट्स लिखी कहाँ पे हुई हैं? वो भी तो पता लगना चाहिए। ठीक है, सर ने जो भी बताया ना, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। वाइल का जो वर्ड है ना, वो आमतौर पे हम यूज ही तब करते हैं जब हमने कंपैरिजन करना हो। ठीक है, आइल्स में अब एक चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। जो रिपीटेडली लेक्चर्स ले रहे हैं उन्होंने बात पहले भी सुनी है। मैंने आपको बताया था कि आइल्स में आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज आते हैं। TATIV। आर्ग्यूमेंटेटिव का मतलब है कि आपने अपनी आर्ग्यूमेंट्स या अपने व्यू को प्रेजेंट करना होता है विद आर्ग्यूमेंट्स, एंड देन यू हैव टू सपोर्ट योर व्यूज। ठीक है, इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि जब ये एक टॉपिक देते हैं, उस टॉपिक के ऊपर दो पॉइंट ऑफ व्यू पहले से लिख के क्वेश्चन के अंदर दे देते हैं, और आपको फोर्स करते हैं कि आपने इन दोनों पे बात करनी है। जैसे अगर आप क्वेश्चन स्टेटमेंट नीचे पढ़ रहे हैं, कह रहे डिस्कस बोथ व्यूज, चॉइस भी इसने दी है। हमने जो लास्ट वीक किया था उसमें उसने अग्री और डिसएग्री, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की थी। उसमें भी टॉपिक एक ही आता है, उस टॉपिक पे एक व्यू आ जाता है, एक वो लिख देते हैं। अगर आप एग्री करते हैं तो उस टॉपिक के साथ चले जाते हैं, अगर आप डिसएग्री करते हैं तो फिर आप उसके अगेंस्ट अपना जो व्यू होल्ड करते हैं वो आप बताना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर उसने दोनों व्यूज ऑलरेडी डाल दिए हैं। अक्सर स्टूडेंट्स इस ऐसे को मिसअंडरस्टैंड करके समझते हैं कि इसमें दो टॉपिक्स हैं। ऐसा नहीं होता, टॉपिक हमेशा एक होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सर ने पहले बताया था कि टॉपिक इज अबाउट द एनिमल राइट्स। अब जरूरी नहीं कि ये वाला वर्ड इकट्ठा लिखा हो, मगर इसको अगर आप ध्यान से पढ़े तो इसकी जो सेंस है वो यही बन रही है कि टॉपिक इज अबाउट एनिमल राइट्स। क्योंकि पहली स्टेटमेंट में ये लिखा है कि कुछ लोगों का मानना यही है कि जो इंसानों के हकूक है, जानवरों के भी सेम होने चाहिए। ठीक है, और फिर उसी के साथ उसने उसका कंपैरिजन किया। तो टॉपिक हमेशा एक आता है, उस टॉपिक पे दो राय होती है। ठीक है, वो उन्होंने पहले से लिख के दे दी। कुछ लोग कहते हैं जी सेम राइट्स होने चाहिए, और कुछ लोग फिर इसके अगेंस्ट है, वो कहते हैं सेम नहीं होने चाहिए, आप अपनी जरूरत के मुताबिक उनको यूज करें। दैट्स व्हाट द अदर पीपल आर सेइंग। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ जी यार चलो कोई एक्सपेरिमेंट करें, किसी इंसान को पकड़ते और उसको उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, बच गया तो ठीक है, नहीं बचे तो अल्लाह खैर चलो। ऐसे तो नहीं करते ना, ये तो फिर किसी और कैटेगरी में बात चली जाएगी। मगर एनिमल्स के साथ हम बहुत सारे कामों में ऐसा कर देते हैं जो कि उन्होंने यहाँ पे लिखा हो। तो इसका मतलब है कि हम उनको अपने से कमतर समझते हैं, इसीलिए वो राइट्स की बात कर रहे हैं। एक चीज तो ये है कि जब भी लंबी स्टेटमेंट आती है, हमेशा उसको आपने पहले 2 4 5 दफा पढ़ना है ताकि आपको समझ आ जाए कि टॉपिक क्या है। टॉपिक एक होगा, उस पर उन्होंने दो व्यूज दिए होते हैं। ठीक है, और दो स्टेटमेंट्स कैसे ब्रेक होती हैं, जैसे भी अरुण ने हाईलाइट किया था, एक स्टेटमेंट वो लिखता है, और इस क्वेश्चन के अंदर आम तौर पे उनका जो स्टाइल है वो वाइल के साथ होता है। वो वाइल का स्ट्रक्चर यूज करते हैं इसके अंदर। वाइल से पहले एक व्यू होता है, और वाइल के बाद इसका दूसरा व्यू उन्होंने ऐड किया होता है। यहां तक मेरे साथ है? ठीक है, अब इसको यहाँ पे होल्ड करते हैं, और मुझे सिर्फ इतना बता दें कि क्या आपको ये समझ आ गया कि इसको टू स्टेटमेंट क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक ही टॉपिक पे दो स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं, और मैंडेटरी होता है कि यू हैव टू टॉक अबाउट टू स्टेटमेंट्स। आपको चॉइस नहीं दिया उसने, अगर आप नहीं करते तो आपका आंसर इनकम्प्लीट कंसिडर किया जाता है। दोनों व्यूज पे एक एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, और फिर जाके आपको अपनी ओपिनियन ऐड करनी पड़ेगी। दैट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन।
कंपैरेटिवली अगर हम एग्री और डिसएग्री की बात करें, उसमें अगर आप पूरा ऐसे वन साइडेड भी कर देते हैं तो एक्सेप्टेबल होता है, दोनों पैराग्राफ एक ही साइड पे लिए, क्योंकि अगर आपने एक ही साइड ले लिया तो। यहां तक मेरे साथ है, वी गुड? ठीक है, ये वाली बात अगर क्लियर होगी, अब हम इसके स्ट्रक्चर पे डिस्कशन करेंगे और फिर इसको मैं ब्रेक करना सिखाऊंगा कि इसमें ब्रेक कैसे करते हैं और कितने आइडियाज और क्या क्या लिखना चाहिए, वो एक्चुअली क्वेश्चन से गाइडेंस मिल रही होती है। ठीक है, अगर मैं जनरल स्ट्रक्चर पे चला जाऊँ आपको लेके, तो दैट इज व्हाट द आइल्स पीपल एक्चुअली रिक्वायर। वो कहते हैं यार कि आप हमें ना मिनिमम 4 पैराग्राफ जरूर बना के दिया करें, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन है, बॉडी के अंदर 2 पैराग्राफ्स हैं, एंड देन यू हैव अ कंक्लूजन पैराग्राफ। ठीक है, इंट्रो का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, जो क्वेश्चन दिया है उसको रीफ्रेस करें, ठीक है, वहीं से बात स्टार्ट करें, और जो उन्होंने सवाल पूछा उस क्वेश्चन का एक लाइन में आंसर कर, दैट्स व्हाट दे आस्क। जब आप बॉडी पैराग्राफ में जाते हैं, जो भी आपने बात शुरू किया है उस पे एक आइडिया देना है और उस आइडिया को डेवलप करना होता है इन द सेंस ऑफ एक्सप्लेन एन एग्जांपल, दैट्स हाउ यू डेवलप योर आइडिया। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ का भी ये अपना आर्ग्यू दें और आर्ग्यू को फिर सपोर्ट करें, ये सपोर्टिंग मटेरियल है। ठीक है, ये करना कह लें कि काइंड ऑफ मस्ट है इसके अंदर, तो ताकि आपका पैराग्राफ अच्छा डेवलप हो। और एंड पे आ गया, आपने जो भी डिस्कशंस की हैं इसको सम अप करना होता है आपने। ठीक है, और इसकी बेस पे अपनी एक क्लियर ओपिनियन देनी होती है कि अब इन दोनों में से आप किस तरफ हैं, कि दोनों व्यूज के साथ आप एक साथ बराबर है। ठीक है, सो जब तक आप ये नहीं करेंगे तो फिर जो है ना आपकी सेंस नहीं बनती है। अरुण, यू वांट टू से समथिंग? सर एक्चुअली आई फाइंड इट क्वाइट हार्ड टू राइट अ कंक्लूजन। बेसिकली मेरा शुरू से कभी कंक्लूजन वाला क्लियर ही नहीं हुआ कॉन्सेप्ट। ठीक तो है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट फर्दर? ठीक है, ये आपको क्रक्स ऑफ द मेन पैराग्राफ समझ आ रहा है? नो सर। हाँ जी, एनीबडी कैन गिव मी अ डेफिनेशन ऑफ द क्रक्स वर्ड? क्रक्स का मतलब क्या होता है? निचोड़ निकालना किसी चीज का। ठीक है, हम जब किसी चीज का निचोड़ निकालते हैं, जैसे हम ये उर्दू में एक मुहावरतन यूज करते हैं, तो बेसिकली होता है कि अगर आपने एक लंबी डिस्कशन कर ली है तो एंड पॉइंट क्या है, आपने उसका एक्चुअली रिजल्ट देना होता है, जिसको हम एंड पॉइंट कहते हैं कि डिस्कशन का रिजल्ट क्या है, वो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। जब भी आप आइल्ट्स में कंक्लूजन लिखते हैं, आपने जो भी बॉडी पैराग्राफ्स में लिखा है उसको रीराइट नहीं करना होता समराइज करके, दैट्स नॉट व्हाट दे डोंट रिक्वायर एक्चुअली। व्हाट दे रिक्वायर इज, आपने डिस्कशन कर ली है, इस सारी डिस्कशन का रिजल्ट बताएं क्या है। अब क्योंकि आपने 2 पैराग्राफ लिखे हैं, अगर वन साइडेड है तो मिला के एक कंक्लूजन बन जाएगा, अगर आपने ऑपोजिट व्यूज लिखे हैं तो दोनों का एक एक आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, अब ओके क्योंकि सर। ये जो ऐसे आज हम करने लगे हैं, इसमें उसने वैसे ही कहा है कि डिस्कस बोथ व्यूज, तो इसमें दोनों पैराग्राफ्स अपोजिंग व्यूज पे चले जाएंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। हम्म। आपने जो डिस्कशन किया उसका रिजल्ट एक एक लाइन या 2 2 लाइंस के अंदर लेके आना होता है, पूरे पैराग्राफ की समरी नहीं क्रिएट करनी है कि तो मैंने जो बेसिकली सर सारी दोनों डिस्कशन। व्यूज की जो जी जी। हमने समरी लिखी है बॉडी पैराग्राफ में, हम्म, उन दोनों को और एक एक स्टेटमेंट उनकी लिखनी है, वो मस्ट है क्योंकि एग्जैक्टली, बहुत यस clear है। यस, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। ठीक है, यू कंक्लूडेड इन वन लाइन बट एक्चुअली यू आर गिविंग द रिजल्ट एनालिसिस, कि इतनी सारी हम्म। डिस्कशन का रिजल्ट क्या निकला है, और उस रिजल्ट की बेस पे देन यू एक्चुअली ऐड योर ओपिनियन। आप उसकी बेस पे अपनी एक ओपिनियन यहाँ पे ऐड कर देते हैं, दैट्स व्हाट द रिक्वायरमेंट इज। ठीक है, बाकी जब इसकी ठीक है। एग्जांपल करेंगे ना, वहां से इसकी ज्यादा अच्छी समझ आएगी। ओके सर। ये इसका एक जनरल स्ट्रक्चर है, इसकी समझ आ गई है? यस। गुड। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से हम टेम्पलेट पे काम कर रहे हैं, नाउ लेट मी ओपन द टेम्पलेट फॉर यू। और इसी को मैंने जो है ना आपको टेम्पलेट पे अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं टेम्पलेट पे कैसे लगा। मैंने टेम्पलेट डिस्कस करना है, टेम्पलेट की डिस्कशन के बाद क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे, क्योंकि ब्रेक करने के लिए भी ज़रूरी कि आप कैसे करें। अभी आपके 4 पैराग्राफ्स बने हुए एज पर द टेम्पलेट, that's your introduction, that's your conclusion, and these are the 2 paragraphs which represents your body। ठीक है, जिसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू इधर चला जाएगा, ये कह लें एक ओपिनियन इधर जाएगी और दूसरी ओपिनियन इधर जाएगी। ठीक है, बाकी इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके स्ट्रक्चर पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, सो दैट यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग। इफ यू आर यूजिंग दिस टेम्पलेट जो कि हम दे रहे हैं आपको, आपने इसको जब भी स्टार्ट करना है इन द वेरी फर्स्ट ब्लैंक, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली आपका टॉपिक जो है वो आप ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ टीओ पे टॉप लिख देता हूँ।
इतनी लंबी स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ी है, सर ने सिर्फ 2 वर्ड्स में उसका हमें टॉपिक बता दिया, और टॉपिक क्या था? एनिमल राइट्स। होता क्या है कि जब आप क्वेश्चन को क्रैक करते हैं, कभी कभी टॉपिक 1 वर्ड में भी आ जाता है, 2 वर्ड में भी आ जाता है, और कभी कभी वो एक पूरा सेंटेंस बनेगा। तो ये डिफरेंट वेरिएशन, ये फिक्स नहीं है कि टॉपिक हमेशा 1 वर्ड का होगा। और जब हम आपको टेम्पलेट देते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि ब्लैंक छोटा तो यहाँ पे छोटी सी कोई चीज़ पुटअप होनी है। वो खाली स्पेस का मतलब है कि बस वहां पे पुटअप आपने करना है, इट कुड बी अ स्टेटमेंट एज वेल। गुड। मैंने भी आपको फॉर्मूला दिखाया था कि जी टॉपिक को पैराफ्रेज करना है, बाकी जो स्टेटमेंट है नहीं है सोसाइटी तक, ये पैराफ्रेज्ड है। यहाँ पे सिर्फ अगर आप अपना टॉपिक ऐड कर देते हैं, इट कुड बी अ वर्ड और इट कुड बी अ स्टेटमेंट, तो पैराफ्रेजिंग आपकी यहाँ पे डन है। आइल्स के स्ट्रक्चर के मुताबिक इंट्रो का हाफ पोर्शन इज डन। दूसरी इनकी रिक्वायरमेंट है कि आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखना होता है। ठीक है। हमने यहाँ पे ऑलरेडी वाइल का स्ट्रक्चर यूज किया, और अभी वाइल आप क्वेश्चन में भी देख के आए। जब भी वाइल यूज होता है, वो बाय डिफॉल्ट ही 2 डिफरेंट चीजों पे बात कर रहा होता है। ठीक है। यहाँ पर आप ओपिनियन 1, ये मैं वो लिखा फॉर द ओपिनियन, और यहाँ पर आप अपनी ओपिनियन 2 डाल देंगे। अब जब भी आप टेम्पलेट पढ़ेंगे ना, जहां पर आपको किसी भी वर्ड के साथ स्लैश नजर आएगा ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ तो ये लाइन दी वर्ड के साथ कंटिन्यू हो सकती है, यहाँ ये लाइन आई बिलीव के साथ कंटिन्यू हो सकती है, ये दोनों के साथ नहीं होगी। ठीक है। हमने जो लास्ट पे कैसे किया था, उसमें आई बिलीव नहीं था, हमने दी के साथ कंटिन्यू किया था उसको। अब क्योंकि वो कह रहे हैं डिस्कस बोथ यूज करें और उस पर अपनी एक ओपिनियन दें, तो एक ओपिनियन इधर चली जाएगी, और जिस ओपिनियन के साथ आपने अटैच होना है वो वाली ओपिनियन इधर डाल दें। अब 2 ओपिनियंस थी, यहाँ तो एनिमल के राइट्स को बराबर हकूक दें एज ह्यूमंस, और दूसरा ये था कि बराबर ना दें आप बीइंग ह्यूमन सुपीरियर, लाइक क्या कह सकते हैं इसको, क्या एक वर्ड यूज करते हैं, सुपीरियर स्पीशीज एनिमल्स। आप यहाँ पर उस वाली साइड पे बेशक चले जाए, जिसमें आप कहेंगे कि आप एनिमल्स को अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड। तो जिस ओपिनियन पे आप होंगे, वो ओपिनियन बाद में लिख दें, जिसकी आप अगेंस्ट हैं या जिसको आपने सिर्फ वैसे ही डिस्कस करना है, वो आपको पहले लिखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि दोनों डिस्कस करने हैं, यहाँ पे चॉइस नहीं है। तो इसलिए दोनों ओपिनियंस यहाँ पे फिट हो सकती हैं। ठीक है। अब वो सारा कुछ क्वेश्चन के अंदर से निकलना है यहाँ पे, इसमें आपने ऐड कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, यहाँ तक। जैसे आप नीचे पैराग्राफ में आते हैं, अब ये चीज आपने समझनी, और इसको मैंने क्वेश्चन के साथ रिलेट करना है जाके, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड है बहुत ज्यादा। एनदर स्ट्राइकिंग का मतलब है, एनदर वर्ड हमेशा रिप्रेजेंट करता है कि अगला पॉइंट या कोई दूसरा पॉइंट। ठीक है। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका एक और कनेक्टर है, इसका लेके पहला पॉइंट है। यहाँ पर बेसिकली आपका आइडिया 1 आ रहा होता है। ठीक है। और प्लस इसके साथ ही इसकी एक्सप्लेनेशन आनी है यहाँ पे। मैं यहाँ पे ईपी का वर्ड यूज करूंगा फॉर एक्सप्लेनेशन। जैसे आप नीचे जाते हैं, यहाँ पर आपका आइडिया 2 पोस्ट हो जाता है। ठीक है। और ये जो कैटेगोरिकली डिस्कसिंग है, एक्चुअली ये इसकी एक्सप्लेनेशन की लाइन है, ये सेकंड आइडिया को डेवलप करने के लिए। और नीचे फिर आपकी फॉर इंस्टेंस के बाद एक एग्जांपल है। ये जो आपकी ऊपर की लाइन है ना, ये एनालाइजिंग द स्टेटमेंट, क्योंकि आपने 2 आइडियाज देने हैं, तो ये कह लें कि ये आपकी आइडियाज स्टेटमेंट होती है, जिसको हम जनरल या टॉपिक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल आईएस का वर्ड यूज कर रहा हूँ, आइडियाज की स्टेटमेंट। आपने जो 2 आइडियाज नीचे लिखने हैं, यहाँ पर उसका एक ब्रीफ लाइन के अंदर एक लाइन में आप देते थे कि एनालाइजिंग द स्टेटमेंट देर आर 2 आइडियाज। यहाँ आप यहाँ पर अगर आइडियाज डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पे सेवरल आइडियाज का वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे आप उसको प्रोग्रेस करेंगे, पहला कनेक्टर, पहला आइडिया विद एक्सप्लेनेशन, दूसरा आइडिया विद एक्सप्लेनेशन एंड सो ऑन। ठीक है। अगर मैं ये वाला वर्ड निकाल दूं, अब क्योंकि जरूरी नहीं कि टेम्पलेट एज इट इज पुट अप होता है, टेम्पलेट के अंदर थोड़े से माइनर चेंजेस भी होते हैं। अगर मैं ये वाला निकाल दूं ना, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा जैसे ऊपर का पॉइंट है, आइडिया और उसकी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ऐसे समझ आते तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट में दोनों आइडियाज लिखने हैं, उसके बाद पहला कनेक्टर लगा के आइडिया और उसको एक्सप्लेन कर देना है, फिर दूसरा कनेक्टर लगाना है अनदर स्ट्राइकिंग। अब अगर आप बेनिफिट्स लिख रहे हैं तो बेनिफिट का वर्ड आ जाएगा, ड्रॉबैक्स की बात करें तो ड्रॉबैक्स आ जाएगा, अगर आप सिर्फ रीजनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे रीजन का वर्ड आ जाएगा। इन तीनों में से कोई एक वर्ड यूज होगा, क्योंकि डिफरेंट एसेस में सेम टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द एसे टाइप उसके मुताबिक आप लेके चलते हैं। इस एसे के अंदर बेसिकली आप रीजन इसको यूज करेंगे।
क्योंकि आप एक आर्ग्यूमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दे रही, एक आर्ग्यूमेंट अपनी जगह पे फिर दूसरी अपनी जगह पे जाएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, फिर ये वाली लाइन माइनस हो जाएगी और कह लेंगे बिल्कुल सेम सेम हो गया। मेक सेंस? सो यू कैन स्लाइटली मॉडिफाइड एंड सो ऑन। ये सिर्फ एक कनेक्टर ऐड किया हुआ है जस्ट टू गिव अ वैरायटी टू द एग्जामिनर। यहां तक मेरे साथ? इसी तरह अगर आप नीचे जाएंगे तो अब आपने, क्योंकि इसका एक अपोजिंग व्यू देना है, अब आप एक और पैराग्राफ लिखने लगे हैं और उस पर एक ऑपोजिट ओपिनियन जाननी है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर आपने जो है ये हाउ एवर का वर्ड यूज करना। दैट्स वन आइडिया या वन व्यू, और ये इसका ऑपोजिट व्यू आ रहा है। सेम स्ट्रक्चर वैसे ही चल रहा है। यहाँ पे सॉल्यूशंस का वर्ड माइनस हो जाएगा, यहाँ पे रीजंस का वर्ड आ जाएगा। ये आपका वही है कि आपने यहाँ पर बेसिकली अपना आइडिया वन पोस्ट करना है ऑपोजिट व्यू का, और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन है प्राइमरीली के साथ। ये बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है, आइडिया और एक्सप्लेनेशन। इन एडिशन मीन्स अब आप दूसरे आइडिया पे आ गए हैं। यहाँ पे आपका इस वाले ओपिनियन का दूसरा आइडिया और साथ ही एक्सप्लेनेशन। ये बेसिकली आपका जो है ना टेम्पलेट इस तरह काम करता है। और उसके बाद आपकी एग्जांपल कह लें कि एक ही स्ट्रक्चर आता है चलता हुआ। यहां तक मेरे साथ है? नाउ द क्वेश्चन इज इट नेसेसरी टू राइट टू आइडियाज इन ईच पैराग्राफ और नॉट? पहले आप अपना ओपिनियन दें, फिर आई विल ऐड माय ओपिनियन। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, क्या ये जरूरी है कि एक पैराग्राफ में दो दो आइडियाज देने हैं? सर ओके, सर सेड नो। और जी नो? अरुण भी कह रहे हैं आई डोंट थिंक सो। तो अगर मैंने आपको एक फॉर्मूला बना के दे दिया तो फिर आप क्या करेंगे? आप तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कहेंगे मैं टेम्पलेट लगा रहा हूँ, पहला आइडिया लिखा, एक्सप्लेन भी कर दिया, साथ ही आपने स्टेटमेंट लिखी जी अनदर स्ट्राइकिंग रीजन इज दैट, और वहां पे आके आप रुक नहीं जाएंगे कि आप दूसरा आइडिया कहाँ से लेके आना? क्या समझे? Yes. अब टेम्पलेट समझ आ गया। यहां से अपने क्वेश्चन पे स्विच करते हैं ताकि बात को समझ लें कि कब दो आइडियाज लिखने और कब नहीं लिखने। ये क्वेश्चन गाइड करता है, हमने नहीं करना। अगर तो दो लिखने हैं फिर तो ये फॉर्मूला एज इट इज चल जाएगा, और अगर एक लिखना है इसी में आके हम दोबारा एक स्लाइड सा चेंज करेंगे तो यही वाला टेम्पलेट इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वही वाला मुहावरा याद आ रहा है कि नकल के लिए अकल की जरूरत है। टेम्पलेट यूनिवर्सली होते हैं, मगर टेम्पलेट को ऑन द स्पॉट स्लाइड मॉडिफाई करके आपको यूज करना आना चाहिए। बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं होता, अदरवाइज फिर हर ऐसे का एक एक टेम्पलेट बनाना पड़ जाएगा। मेक सेंस? अब यहां से हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि जो अभी हमने बात की है तो इस बात को कैसे लेके चलें। नाउ इफ यू रीड द स्टेटमेंट अगेन केयरफुली, ठीक है, मैं आपको टाइम दूंगा, आप इसको पढ़ लें, मगर अभी पढ़ना आपने यहाँ से बोर्ड से ही है, हैंडआउट्स नहीं दूंगा, ठीक है? क्या इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि एक पैराग्राफ में दो दो आइडियाज जाने चाहिए? एक आइडिया से भी काम चल जाएगा। व्यूज हमारे पास दो हैं। एक व्यू है कि एनिमल्स को इक्वल राइट्स दें, दूसरा व्यू है कि अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें एनिमल्स को, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। So can we write one idea in one paragraph, or we are asked by the examiner to write two ideas? क्वेश्चन आपके सामने पढ़ के मुझे बताओ। When you are ready, you can tell me. You said two ideas, sir. Okay. Can you highlight from the question? दो आइडियाज कौन कौन से मांग रहे हो? तो वो तो एक, अगर फेवर में आप बात करें तो आइडिया तो एक ही आ गया ना, अगेंस्ट जाएंगे तो वो भी एक ही आइडिया हो जाएगा, तो एक एक हो गया। मैं एक पैराग्राफ की बात करूँ, अगर एक पैराग्राफ में मैं बात करूँ कि एनिमल्स इक्वल राइट्स देने चाहिए, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो फर्दर बुलेट्स या दो बुलेट्स होने चाहिए। चलिए दो बुलेट्स कर लेते हैं। पहले तो एक क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि नहीं कर रहा? सर
लेकिन डिमांड तो कर रहा है, एक सेकंड पे उसकी नीड्स हैं, वेरियस नीड्स हैं, और फर्स्ट में उसके राइट्स हैं। अच्छा, तो नीड्स सिंगुलर नीड्स हैं कि दो दो नीड्स हैं? वेरियस हैं, ओके, इंक्लूडिंग यूजेस फॉर फूड एंड रिसर्च। ठीक है, करीब करीब आ गए हैं। दो दो है, उसने आपको दो दो लिख के दिए हैं, ठीक है। अब मैं इसको ब्रेक करता हूँ, पहले आगे स्टेटमेंट पिक कर लेते हैं। A growing number of people feel that animals should not be exploited by people. ये उसने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, एक ही आइडिया पे, कि एक पहली बात है कि एक्सप्लॉइट ना करें। और क्या लिखा हुआ है? एंड दैट दे शुड हैव द सेम राइट्स एज ह्यूमंस। अब आपको इन दोनों पे थोड़ी थोड़ी बात करनी पड़ेगी, यहाँ एक एक बुलेट बनाना पड़ेगा कि एक तो एनिमल्स को एक्सप्लॉइट ना करें और दूसरों को राइट्स दें। अब ये वो चीज़ है कि जब आप बहुत अच्छा ऐसे लिखने के बाद भी 6 बैंड या 5.5 बैंड से ऊपर नहीं जाते, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की होती, जिसको हम कहते हैं टास्क अचीवमेंट। दो चीजें आ गई, उससे दो चीजें डिमांड की आपसे, फिर उसने क्या, वाइल अदर्स आर्ग्यू दैट ह्यूमंस मस्ट एम्प्लॉय एनिमल्स टू सेटिस्फाई देयर वेरियस नीड्स। फूड एक है और रिसर्च एक है। अब जो ऊपर वाली लाइन है ना, यहाँ पे एक्सप्लॉइड और राइट्स पे शायद इतना कंटेंट ना मिले। नीचे जो है ना, उसने फूड और रिसर्च, इस पे जो है ना आपको दे के काफी हद तक टॉपिक ऑलरेडी आसान कर दी, ठीक है। बीइंग लिविंग इन पाकिस्तान, हम सारे जो हैं यहाँ पे बेसिकली जो है मीट लवर्स हैं, हम मीट खाते हैं। हमारे यहाँ पे वेजिटेरियंस बहुत कम है जो बिल्कुल मीट नहीं खाते, ऐसी है। अगर आप रेगुलर नहीं खाते तो एटलीस्ट वंस इन अ वाइल यू डू ईट मीट, राइट ना? मीट कम्स डेफिनेटली फ्रॉम द एनिमल्स, ठीक है। अब इसी को अगर मैं रिवर्स करूं तो फिर एनिमल राइट्स की बात आ जाएगी कि क्यों को मार रहे हैं यार आप खाने के लिए सिर्फ, ठीक है। बन गया ऑटोमेटिकली, यहीं से आपका आइडिया जनरेट हो जाएगा। और दूसरा, एनिमल्स पे जो रिसर्च है तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, वी ऑल नो, ठीक है। कुछ रिसर्चेज हैं जो कि वाकई ही वैलिडेट रिसर्चेज हैं, जिनको करके तो फिर क्योर्स बनते हैं, फिर लाइक बहुत सारे लोगों का फायदा होता है। मगर बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज हैं जो एमी हो रही होती, जिसका सबको फायदा नहीं हो रहा होता, या एक लिमिटेड पीपल्स को फायदा होता है, या एक इस तरह की रिसर्च होती है जो कि अगर ना भी की जाए ना, फर्क कोई नहीं पड़ता। गुड। अब इस क्वेश्चन ने डिमांड किया है कि दो दो चीजें लिखी हैं। जब आप एनिमल्स की एक्सप्लॉइटेशन पे जाएंगे तो फूड एंड रिसर्च का टॉपिक ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और इसी को अगर आप रिवर्स करेंगे तो एक्सप्लॉइटर एनिमल राइट्स पे, इसी में से टॉपिक निकल आएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इन एवरी पैराग्राफ यू मस्ट राइट एटलीस्ट 2 बुलेट्स, एक फूड को कवर करे, एक रिसर्च को कवर करे। और अगर ये ना होता तो फिर हम एक एक आइडिया के साथ भी पैराग्राफ लिख सकते थे। क्या बात समझ आई अभी, कि एक आइडिया लिखना है या दो लिखने हैं, ये क्वेश्चन गाइड करता है। जनरल स्ट्रक्चर इज कि एक आइडिया इज मोर देन अनफ। जैसे आपने शुरू में कहा था, आई एम एग्री विद यू 100%, ठीक है। मैंने भी जो स्ट्रक्चर देखा इसमें भी एक ही आइडिया लिखा हुआ, आइडिया एक्सप्लेन एग्जांपल, दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। बट इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग, देन यू हैव टू पुट 2 आइडियाज इन 1 पैराग्राफ, अदरवाइज आपका आंसर टास्क अचीवमेंट में नंबर स्कोर नहीं कर पाएगा, अच्छा ऐसे होने के बावजूद भी स्कोर नहीं मिलेगा। हाँ जी, आई बिलीव यू गुड। इसी जब भी लंबी स्टेटमेंट आती है ना, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, तो ध्यान से पढ़नी है जो स्टेटमेंट्स ना, एंड और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर्स के अंदर। अब अगर मैं इसको वापस ले जाऊँ और इसी स्ट्रक्चर पे, तो इसका मतलब है कि आज के पेपर के अंदर जो अभी हमने ये अपना स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, so as per this it seems quite obvious के इसके अंदर जो है ना, ये दो दो आइडियाज वाला जो स्ट्रक्चर है ना, वो अच्छे से फिट होगा, ठीक है। टॉपिक उसने आपको दे दिए हैं, फूड एंड उस पे है, रिसर्च पे है, तो बस उसी के ऊपर राइट्स और एक्सप्लॉइटेशन की बात भी आपने कर दी। मेकिंग सेंस? ये जो काम अभी हमने किया है ना, इसको बोलते हैं क्वेश्चन एनालिसिस। डोंट जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड स्टार्ट राइटिंग दैट यू हैव द टेम्पलेट, तो जी जल्दी जल्दी हो जाएगा, ऐसे नहीं होना।
अगर आपने अच्छे से टॉपिक को अंडरस्टैंड करके उसमें पुट अप ना किया, सो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, इसको बस मैं स्लाइड मॉडिफाई करके आपको बताने लगा हूँ कि अगर एक ही आइडिया लिखना है तो कैसे पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक पैराग्राफ की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एज्यूम करते हैं कि थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन की ऐसा कोई डिमांड नहीं है, एक आइडिया लिख दे, दो लिख दे। ठीक है, अब आप एक पैराग्राफ में एक ही आइडिया लिखना चाहते हैं। एनालाइजिंग द स्टेटमेंट, यहाँ पर आपका एक्चुअली आइडिया पोस्ट हो जाएगा टॉपिक स्टेटमेंट के अंदर ही। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का कनेक्टर लगा रहने दें और यहाँ पर उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दें। आपकी ये जो स्टेटमेंट है ना, अनदर स्ट्राइकिंग बेनिफिट और ड्रॉबैक और रीजन, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट उड़ जाएगी। जब एक ही आइडिया लिखना है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, मॉडिफाई हो गया। आपने अगर फर्दर एक्सप्लेन करना है तो कैटेगोरिकली डिस्कसिंग का कनेक्टर लगा के एक दो लाइनें और ऐड कर दें, नहीं ये भी उड़ जाएगी। स्ट्रक्चर क्या रह गया, एनालाइजिंग द स्टेटमेंट, आइडिया दिया, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का कनेक्टर है, एक्सप्लेनेशन है। अब बीच का डाटा आपको पुटअप करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसी के अंदर है, और एंड पे एक एग्जांपल डाल दो। तो अगर एक आइडिया लिखना है तो नीचे वाला पैराग्राफ भी इन एडिशन से आगे उड़ जाएगा सारा का सारा। ठीक है, पहली लाइन लिखें और प्राइमरीली लिख के और नीचे फॉर एग्जांपल के साथ उसको क्लोज कर दें। वी गुड? सो इट मींस इसी के अंदर स्लाइड मॉडिफिकेशन में यू कैन स्टिल पुट अप वन स्टेटमेंट ऐसे एज वेल एंड यू कैन पुट अप टू स्टेटमेंट्स ऐसे एज वेल। हाँ जी, यहां तक अगर कोई बात नहीं समझ आई तो वो मुझे बता दें। इफ यू आर गुड देन इट्स ऑल सेट टू गो। सो इसका फर्स्ट फूड के बारे में हम लिखते थे, मतलब फर्स्ट आइडिया में एनालाइज फर्स्ट पैराग्राफ में कि हम हमें ये बेनिफिट्स होते हैं, पोस्ट वगैरह मिलता है, मीट वगैरह मिलता है। तो सेकंड जो हम उसके अगेंस्ट लिखते हैं, ठीक है, तो एंड फर्स्ट पैराग्राफ में लिखनी है, हम सेकंड में डिस्कशन करेंगे, मतलब सेकंड आइडिया में हम लिखेंगे। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे फूड वाला डाल दिया। ठीक है, एनदर के अंदर फिर आप रिसर्च वाला पॉइंट डालें। पहले एक साइड की बात करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने डालना है कि यार जरूरी तो नहीं कि जो हम मीट से न्यूट्रिशंस लेते हैं वो सिर्फ मीट से ही मिल सकती है, जो वाइटामिन और सारी चीज़ें चाहिए होती है वो हमें दूसरी चीज़ों से भी तो मिल सकती हैं। ठीक है ना, अब आप उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट क्रिएट करेंगे कि सारी ज़रूरतें बॉडी की तो वेजिटेबल्स और लेंटिल्स सबसे पूरी हो सकती है, सो व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू ईट द मीट। गुड। और इसी तरह वो जो रिसर्च वाला है उसका ये एक आइडिया यहाँ पे आ जाएगा फूड वाला, और एक मेंशन के बाद यहाँ पे रिसर्च वाला आ जाएगा। नीचे एक एग्जांपल दे देंगे। ठीक है, सो उसी में फॉर और अगेंस्ट की बात नहीं करनी, एक पैराग्राफ में फॉर की बात करनी, दूसरे में अगेंस्ट पे चलेगा। इस बात से जी माय डियर फ्रेंड्स, वी गुड? आपने कुछ पूछना? ठीक है, ठीक है। याकूब, जो आपने पूछा है वो बात ठीक है, इसमें क्वेश्चन है तो वो मुझे बताएं। आपने कहा इफ यू आर सपोर्टिंग फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट देन यू हैव give two ideas to support your ideas. Yes, if the question is asking, you have to. If the question is not asking, then there is a choice. You can go with one idea as well, you can go with two ideas as well. All right, fair enough. ठीक है। All right जी, this is the template answer। ठीक है, जितना पोर्शन इसमें अंडरलाइंड है वो है जो आपने फिलअप किया, और जो अंडरलाइन नहीं है वो है जो टेम्पलेट के वर्ड्स। ठीक है, हम आपको टेम्पलेट में आंसर इसलिए लिख के दे रहे हैं सो दैट यू नो हाउ टू यूज द टेम्पलेट। इसके साथ हम आपको एक और आंसर देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इसी आंसर को उस टेम्पलेट में फिट किया हो। ठीक है, ये आंसर देने का क्या मकसद, लाइक व्हाट डू यू थिंक व्हाई वी आर गिविंग यू दिस आंसर एज वेल? आपको क्या लगता है? ठीक है, गुड, टू गिव एन आइडिया हाउ टू यूज द टेम्पलेट। और क्या रीजन हो सकता है? हर बंदे को हम ये नहीं कह रहे कि आप टेम्पलेट पे लिखें, आप टेम्पलेट के बगैर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आते हैं स्टूडेंट्स वो खुद से लिख के लेके आते हैं। सो एक तो वो चॉइस अवेलेबल है इसके अंदर कि इट्स नॉट दैट यू हैव टू यूज द टेम्पलेट, you if you can write, you write it by yourself and we'll check it। स्ट्रक्चर फॉलो करना है बस आपने उसके अंदर, जो मैंने स्ट्रक्चर आपको शुरू में बताया।
और अगर आप टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं तो फिर अगर आप कोई भी कंटेंट पढ़ते हैं तो आपको उस कंटेंट को टेम्पलेट में कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि आइडियाज जनरेट नहीं होने, आइडियाज एक्चुअली रिकॉर्ड होते हैं बेसिकली। ठीक है, आपने कहीं कुछ ना कुछ पढ़ा होता है, आप जब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसको एनालाइज कर लेते हैं, तो आप उसकी बेस पे रिकॉल करके टॉपिक्स को प्लस एंड माइनस करके जोड़ एंड तोड़ करते हैं। जब आपको चीजें जोड़नी आ जाती है तो ऑटोमेटिकली फिर आपका स्ट्रक्चरल सीक्वेंस बनता है और आपको समझ आती है कि यार इस ऐसे के अंदर ये वाले आइडियाज, ये एग्जांपल्स पुटअप हो सकती हैं। तो अगर आपको कंटेंट पढ़ लिया है, उसको अप्लाई नहीं करना आ रहा इन द टेम्पलेट, तो फिर भी आपको टेम्पलेट का फायदा नहीं होगा। ठीक है, सो ये दोनों दोनों तरफ से विन सिचुएशंस है। इफ यू वांट टू राइट बाय योरसेल्फ, यू हैव एन आंसर, यू कैन फॉलो दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर जनरल स्ट्रक्चर आपने फॉलो करना होता है, बाकी लिखना आपने खुद ही है इसके अंदर। If you want to follow the template, you have a general structure available, but you should be able to put up the stuff कि यार कैसे put up करना है इसमें। इसीलिए आपको ये वाली एग्जांपल्स देते हैं साथ साथ। Are we good? ठीक है, now I'm gonna redistribute the papers। ठीक है, ग्रुप में जा चुका हुआ है, ग्रुप में दोबारा भेज देते हैं, आपको इसका हैंडआउट दे देते हैं। यू गेट अ रीड इट, एंड अगर उस पर कुछ आपने डिस्कशन करनी होगी उसकी फिर हम डिस्कशन करते हैं। वी गुड? ठीक है जी। Now, if you see the first paragraph, टॉपिक सर ने बिल्कुल सही निकाला था शुरू में। टॉपिक एक्चुअली एनिमल राइट्स का है। ठीक है, अब ये होता है आपका क्वेश्चन एनालिसिस की स्ट्रेंथ। अगर आपको एनालाइज करना आता है ना क्वेश्चन, तो टॉपिक ऐसे निकल आता है बीच में से। ठीक है, हालांकि वो लग रहा था कि 3 स्टेटमेंट्स पे उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है और पता नहीं इसमें क्या क्या चीज़ उन्होंने ऐड कर दी हैं, बट एक्चुअली बात जो थी सिर्फ एनिमल राइट्स के ऊपर हो रही थी। ठीक है, पहले में एनिमल राइट्स डाला है, सोसाइटी तक इसकी पैराफ्रेजिंग होगी है, वाइल के बाद एक ओपिनियन है, और राइटर जो है वो एक्चुअली एनिमल राइट्स की फेवर के अंदर है, इसलिए उसने एनिमल राइट्स वाली स्टेटमेंट बाद में लिखी है। अगर आप क्वेश्चन में जाएं तो एनिमल राइट्स वाली स्टेटमेंट पहले लिखी है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि ये पहले लिखी तो ये वैसे करना है। आपने अगर स्ट्रक्चर चेंज करना है तो फिर ये वाइल वाली स्टेटमेंट रीराइट करनी पड़ेगी। मैं ये एडवाइस करूंगा कि स्टेटमेंट ऐसे लिखे रहने दें। ठीक है, 2 ओपिनियंस आती हैं, एक लिख दें, जिसकी तरफ आपने साइड लेनी है बस वो सेकंड पे डाल, क्योंकि आई बिलीव का वर्ड लगाओ। तो यहाँ से क्लियरली शो हो रहा है कि आप जो है जो लिखने वाला राइटर है इसके अंदर वो एनिमल राइट्स के साथ सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है डिस्कस बोथ व्यूज, तो करने तो दोनों पड़ेंगे। तो अब हमने अपने इंट्रो में पहले बात कर दी है एक्सप्लॉइटेशन की, तो एक्सप्लॉइट के ऊपर उसने लिखा हुआ है। ठीक है, it is clear that some people are in favor of the exploitation of animals for several reasons। ये भी मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये आपकी बेसिकली टॉपिक स्टेटमेंट है या आइडिया स्टेटमेंट है। आप चाहे तो यहाँ पे सेवरल रीजंस का वर्ड पुट अप कर सकते हैं, क्योंकि आपने 2 आइडियाज देंगे, दिस इज वन आइडिया, दिस इज अनदर आइडिया। सो एग्जामिनर को इस लाइन को पढ़ के पता लगेगा कि यू आर गोइंग टू गो फॉर 2 आइडियाज। आप चाहे तो सेवरल रीजंस की जगह यहाँ पे दोनों आइडियाज को पेस्ट कर सकते हैं। एक वो ये एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड है और दूसरा रिसर्च से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट को कनेक्टर लगा हुआ है, ये सारी इसकी आगे एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, फिर ये अनदर स्ट्राइकिंग का लगा हुआ है, ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये जो फॉर इंस्टेंस का वर्ड आपके टेम्पलेट के अंदर है वो एक्चुअली यहाँ पे सच एस के साथ कन्वर्ट हुआ है, इसको हम बोल्ड करना भूल गए। ठीक है, तो ये फुल स्टॉप नहीं लगाया, इसको कंटिन्यूटी में डाल दी, तो ये एनिमल्स का सारा यूज हुआ हुआ है। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हुआ है हाइड। हाइड भी स्किन को बोलते हैं। ठीक है, तो जो एनिमल्स की खाल होती है ना उसको भी हाइड बोलते हैं। ये आपका कोई आइल्स का एक लिस्टिंग का पेपर है, उसके अंदर भी ये वर्ड कई दफा यूज हुआ है एनिमल हाइड्स के ऊपर। ठीक है, तो ये वही है जिससे आपकी जैकेट्स, बैग्स और अदर एक्सेप्टेबल चीजें बनती हैं, तो ये सारा वो यूजेज की वही है उसका। और अगर मैं इसके अगेंस्ट वाले पे जाऊं तो अभी हाउएवर पे चला गया, एनिमल्स आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, ये आइडिया दे दिया और आइडिया की आगे एक्सप्लेनेशन है कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन से मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी इसकी उन्होंने जनरल एक्सप्लेनेशन दी है। ठीक है, अब ये इसमें जो पॉइंट लिखे हैं ये काफ़ी वैलिड पॉइंट है, और ये बेसिकली आमतौर पे अगर आपने चीज़ें पढ़ी हो या देखी हो ना तो उससे ये वाला मेरा ख्याल आइडिया जनरेट हुआ हुआ है। अगर आपने कभी भी ये डॉक्यूमेंट्रीज मूवीज देखी हो तो आजकल वैसे कैमराज है जो फिक्स कर आते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर, और 1-1, 2-2 महीने की रिकॉर्डिंग होती रहती है।
ये नहीं कि वहां पे बंदा बैठा रहता है, क्योंकि वो 24 आवर्स की रिकॉर्डिंग चल रही होती है। वो कैमरा एक जगह फिक्स होता है, और वो जैसे डेन्स हैं या जहाँ पे एनिमल्स को रोज आना जाना है, पानी पीना है, खाना खाना है, तो वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट कैमरा से रिकॉर्डिंग्स करके वो फिर एक रील बना लेते हैं उसकी। बिकॉज ये उसी से सारा कुछ लिया हुआ है कि इसमें एनिमल्स के बिहेवियर्स को जब स्टडी किया गया, तो वही कह रहे हैं कि चाहे लैब्स में है, जो फॉरेस्ट के अंदर हैं, तो एनिमल्स की भी फीलिंग्स हैं, और इसके ऊपर काफ़ी अच्छी खासी मूवीज भी हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि जो एनिमल्स की फीलिंग्स नहीं है, तो उसको जैसे मर्जी काट दो, तो वो फिर उसके अगेंस्ट में काउंटर आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, इसलिए उसने जो आपको टॉपिक के अंदर दो चीजें दे दी थी ना, फूड एंड रिसर्च, बस उसी से आर्ग्यूमेंट काउंट करके आपने निकाल देना, फिर इजी हो जाता है लिखना। और इसी तरह अगर इन एडिशन में जाएं, तो जो उन्होंने रिसर्च की बात की है, ऊपर उन्होंने डिजीजेज एंड क्योर्स की बात की है। अब ये वन ऑफ द वैलिड रीजन है जिसके बेस पे एनिमल्स पे रिसर्च की जाती है। मगर अगर आप कॉस्मेटिक्स को लेकर रिसर्च स्टार्ट कर दें, तो ये अननेसेसरी रिसर्च। ठीक है, तो ये इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट है। गुड। सो ये जो है ना आइडियाज, ये पढ़ के आते हैं, इसीलिए try to read as much as possible and try to like watch as much as possible so that you can get different ideas। तो फिर जब टॉपिक्स आते हैं, अगर आपको फॉर्मेट पता है, कंटेंट, आप ऑटोमेटिकली इसमें प्लस माइनस करके डाल सकते हैं। नाउ इफ यू कम बैक टू द कंक्लूजन, कंक्लूजन का टेम्पलेट हमारा रेडी था। अब क्योंकि इसमें हमने क्रक्स लिखना था, इसको हम पढ़ लेते हैं। इन कंक्लूजन, वन कैन रीच द जस्ट दैट द बेनिफिट्स ऑफ, ठीक है, ये वो वाली जो एक्सप्लॉइट की बात कर रहे हैं, किलिंग एनिमल्स फॉर रिसर्च एंड फूड, वो कह रहे हैं कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम उसको इग्नोर कर दें, उसके भी अपने अपने बेनिफिट्स हैं। बट राइटर कह रहा है कि आई बिलीव, साथ ही उसने अपनी ओपिनियन डाल दी, देयर इज सफिशिएंट एविडेंस टू डेमोन्स्ट्रेट दैट दिस इज नॉट द केस। तो वो उसने ऑलरेडी ऊपर बता दिया। अब आप ये देखिए, एक एक लाइन लिखी हुई है दोनों की, तो इसमें रिजल्ट लिखा हुआ है, इसमें उसको समराइज नहीं किया दोबारा। ठीक है, सो दैट इज एक्चुअली व्हाट द रिक्वायरमेंट इज। आपने जब भी पैराग्राफ लिखने हैं, पैराग्राफ्स का जो रिजल्ट है, जो उसका एनालिसिस है, वो यहाँ पे लिखना होता है। अगर आप दोबारा से इसकी एक समरी क्रिएट कर देंगे, तो कंक्लूजन का पैराग्राफ तो अच्छा खासा लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप पूरे ऐसे को समेट रहे होंगे इसके अंदर। तो ये आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो व्हेनेवर यू राइट एन आइल्स कंक्लूजन, सो यू हैव टू गिव द रिजल्ट ऑफ द पैराग्राफ्स। वो एक एक दो दो लाइन ही बनती, इससे ज्यादा नहीं बनी। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि दो स्टेटमेंट्स इसमें आनी आनी, दो पैराग्राफ्स लिखने हैं, तो दो स्टेटमेंट्स आ जाएंगे इसके। हाँ जी, वी गुड। ऑलराइट जी, मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ बस। ठीक है, आज हमने जो डिस्कशन की है, वो हमने डिस्कस बोथ व्यू वाले ऐसे पे की है। इसकी स्टेटमेंट अक्सर लंबी आती है, टॉपिक हमेशा एक होता है, मगर उसी एक टॉपिक पे डिफरेंट व्यूज की बन होते हैं, और एग्जामिनर की डिमांड होती है कि आपने दोनों व्यूज पे बात करनी है। अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, तो कभी कभी स्टेटमेंट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि एक व्यू पे दो दो आइडियाज थे, और अगर ऐसी डिमांड नहीं है, तो फिर आप एक पैराग्राफ में एक आइडिया लिख के भी उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो दो आइडियाज की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो क्वेश्चन की आस्किंग होती है आपसे। सर जब हम ये नई नई प्रैक्टिस शुरू करेंगे टास्क टू की, तो हम प्रैक्टिस में अगर नेट का सहारा लेते हैं, तो ये हमारी प्रैक्टिस के ऊपर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा? कि हमारे लिए फायदेमंद है कि हम स्टार्टिंग नेट गूगल से सर्च करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखें? ठीक है, तो ये क्या हमें करना चाहिए अपनी प्रैक्टिस के लिए, कि अपने अपने माइंड को जोर लगा लगा के दूर तक सोचना चाहिए? क्या किस तरह दौड़ लोगे, इसको धक्का लगा माइंड में। कोई ठीक है, कोई अच्छा, ख्यालात ना आए कि ये ऐसा मैं होना सर मैं चाहिए, आपकी बात, गूगल पे जाना चाहिए, डायरेक्ट गूगल पे चले ठीक है, क्या? अच्छा, अब आप सर की बात बड़ी अच्छी, सर की बात सुने जरा। सर ने कहा जी गूगल से हेल्प ले लें शुरू शुरू में, कि लाइक वी नीड टू लाइक रिकॉल आइडियाज व्हाट वी हैव स्टडीड प्रीवियसली एंड वॉच समथिंग। ठीक है, बात है कि गूगल से आप हेल्प किस तरह की ले रहे हैं। अगर तो आप गूगल पे जाके कहते जी इसका आंसर बना के दे दो, तो तब गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, अगर आप गूगल पे जाके एक आर्टिकल सर्च करते हैं जी, एनिमल राइट्स के ऊपर क्या आर्टिकल है, एनिमल को अगर हम एज अ फूड यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर प्रोज एंड कॉन्स क्या लिखे हुए हैं, डिफरेंट लोगों ने क्या रिसर्चेस की हुई हैं। रिसर्च में अगर एनिमल्स यूज हो रहे हैं, उसके प्रोज, आप आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, कोई वीडियोस देख लेते हैं। अगर आप ये वाला काम कर रहे हैं, वो प्लस प्लस है, वो करना है आप। क्योंकि देखे ना, आइडियाज कहीं पे देखेंगे पढ़ेंगे तो फिर आपके जहन में आएंगे ना। जब आपने देख लिया, अब क्वेश्चन आपके पास था, टेम्पलेट आपके पास है, आपने जो देखा अब उसको लिखे उसके ऊपर। अगर आप ये वाला काम करते हैं, देन यू हैव टू डू इट, क्योंकि मुश्किल टॉपिक से तो आइडियाज कहाँ से आएंगे। मेक सेंस?
अगर आप गूगल से ये कहे कि जी एक आंसर बना के दे दो मुझे और आंसर ला के कॉपी पेस्ट मार के मुझे दे दे, वो हेल्प नहीं करेगा। सो आइडिया जनरेशन के लिए यस, डू रीड, डू वॉच, बट राइट योरसेल्फ, दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है, मैं भी ये कह रहा हूँ बार बार कि डिफरेंट आंसर्स पढ़ें और इस तरह से उसको यूज करें। तो एक और चीज है कि टॉपिक तो कहीं से भी दे सकते हैं। जब एग्जाम में हमें टॉपिक आएगा, टॉपिक की समझ आ रही है, लेकिन एकदम से हम ये ख्याल करेंगे कि हमें तो इसके पॉइंट ही नहीं इकट्ठे हो रहे, फिर हम एकदम से कंफ्यूज हो जाएंगे, सारा कुछ छोड़ के बैठ जाएंगे। उस सिचुएशन में क्या करें? हाँ जी, चलो इस पे एक लेक्चर दिया था, अगर किसी ने लेक्चर याद है आइडिया जनरेशन के ऊपर, मैंने एक बात बताई थी, याद है किसी को? नहीं सर, नहीं। आप थे वैसे उस लेक्चर के अंदर। अच्छा चले, एक काम करते हैं, अगर 5 मिनट दे तो अभी बता देता हूँ। सर बता ही अभी देगा। बता दूं? अब बात छेड़ी है तो चले नहीं, अभी बता दे, क्योंकि कल टास्क 1 करना है तो फिर वो जरा गड़बड़ हो जाए। छेड़ दी सर बात आपने, आपकी बात को पूरा करते हैं हम, ठीक है, टेंशन ना लें। मुझे ना एक जरा क्लीन पेज चाहिए। Now the questions are asking is like general, valid and 100% correct questions, ठीक है। एग्जाम में ये चीज़ आपको बार बार फेस करने के लिए मिलती है कि यार अब टॉपिक ऐसा आ गया है, टॉपिक के ऊपर मुझे तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, सारा कुछ है। अब कह लें आइल्स का जहाँ पर बहुत सारे फायदे हैं, तो ये इसका एक काइंड ऑफ स्लाइटली थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि दे वो कुछ भी देते हैं, कहीं से भी देते हैं। आइडिया जनरेशन होती कैसे है बेसिकली? आइडिया जनरेशन के लिए बेसिकली आपने अपने माइंड को शेक करना होता है, ठीक है। शेक से मुराद नहीं कि सर घुमाना शुरू कर देना वहां पे, ठीक है। आपने सिंपल क्वेश्चंस पूछने होते हैं, ठीक है, और आई राइट आस्क क्वेश्चंस। और ये कोई बहुत हाई फाई किस्म के सवाल नहीं होते, बिल्कुल छोटे छोटे से सवाल होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं WH क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, विच ले लें, ठीक है, हाउ एंड सो ऑन, ठीक है। आर से भी बना सकते हैं, इफ से भी बना सकते हैं, इफ के साथ भी क्वेश्चन बन सकता है, आर के साथ भी बन सकता है, फिर आगे डू के साथ भी बन सकता है, एंड सो ऑन, बनाते जाए, ठीक है। मगर ये WH वाले जरा आसान रहते हैं। अब ये सवाल पूछने किससे हैं? डेफिनेटली यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। मगर अभी किस चीज पे सवाल पूछेंगे? अब यहां पर मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ, वो होता है क्वेश्चन एनालिसिस। मैंने आज बात ही आपकी यहां से स्टार्ट की थी कि आपको स्टेटमेंट पढ़ के पहले तो ये पता लगना चाहिए कि आइल्स का कौन सी टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उस पर हमने बात की कि डिस्कस बोथ व्यू है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसी है, उसको क्या क्या कहते हैं। और फिर इतनी लंबी स्टेटमेंट्स हो तो उसमें से टॉपिक निकालना होता है जिसको हम एनालाइज करते हैं। एक बार आपके पास एनालिसिस आ गया, फिर आपने उस टॉपिक के ऊपर बार बार सवाल करने होते हैं, ठीक है। आप ये पूछा व्हाट आर एनिमल राइट्स, when animal rights came into existence, or when actually people started thinking about animal rights, ठीक है। why we need animal rights, अब ये सवाल अपने से पूछें, आप अपने आप से पूछें कि यार अगर सिर्फ मेरे से पूछा जाए कि इस जानवर को मारने सिर्फ खाने के लिए, तो मेरी इस पे पर्सनल ओपिनियन क्या है, ठीक है। आप कोई ना कोई राय तो इस पे जनरेट करेंगे कि यार इस पे रिसर्च करें तो क्यों करें, ठीक है। जब आप ये वाली चीजें करते हैं ना, ऑटोमेटिकली फिर आपका स्कोप डेवलप होना शुरू होता है। अब इसके स्कोप को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट एनिमल, चले आपसे पूछा था कि वाई, मेरी पर्सनल क्या ओपिनियन है, अब आप इसको चेंज करें, आपके यार बीइंग अ मेल, मेरा इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बीइंग अ फीमेल, मेरा इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बीइंग एन अडल्ट, मेरा इस पे क्या पॉइंट है। अभी सिर्फ वाई पे ही हैं हम, इसी पे सवाल पूछे जाए। अगर एज अ मेल आपके पास कोई आंसर नहीं आएगा तो एज अ हो सकता है फीमेल आप सोचे तो आंसर आ जाएगा, एज एन एडल्ट सोचे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब और चीजें भी हैं। आप सोसाइटी में कोई ना कोई तो एक स्टेटस होल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टूडेंट,
आप कहते हैं एज अ स्टूडेंट मेरा इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। आप हो सकता है साइंस के स्टूडेंट्स हो, आपके एज अ साइंस स्टूडेंट मेरा इस पे क्या पॉइंट। आप हो सकता है आर्ट्स के स्टूडेंट हो, अब आप अगर प्रोफेशनल हैं वो जोड़ दें, इतना चीजें जोड़ जाएंगे, कहीं ना कहीं से एक बात कोई ना कोई निकलना नहीं। अब आपको सिर्फ एक आइडिया चाहिए एक पैराग्राफ के लिए, कितने क्वेश्चंस हैं, कहीं से कुछ तो एक चीज निकल आएगी। नहीं तो अगर दो चाहिए तो दो भी निकल आएंगे। मगर ये आएंगे कैसे, ये आएंगे वैसे जब आपने डिफरेंट वेयर में चीजें कुछ पढ़ी हैं, कभी देखी हैं, सुनी हैं, तो कोई ना कोई चीज ना एकदम क्लिक कर जाएगी आपके माइंड में, क्योंकि व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस ब्रेन सर्चेस द आंसर विद इन योर ब्रेन। अब उस वक्त आप हेल्प तो यूज नहीं कर रहे हैं, ना आपको वो कह रहा है फोन यूज करें, ना आप गूगल पे जा रहे हैं, ना आप किसी से पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो वो आपके अंदर ही जाके जो है ना वो ढूंढेगा, जो आपने अभी कहा था ना जोर लगाएं, अब ये वो जोर लग रहा है। आप सवाल पूछ रहे हैं, उसको एक्सरसाइज दे रहे हैं, वो सर्च कर रहा है, मैंने इस पे कभी कुछ देखा, पढ़ा, सुना, समझा, तो कुछ ना कुछ क्लिक करेगा। जहां से क्लिक करेगा उसको लिखे, फिर वहां से आइडिया जनरेट हो जाते हैं, फिर उस आइडिया के ऊपर में भी आप और अपने आप से सवाल कर सकें, ठीक है, एंड सो ऑन। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आमतौर पे जो मोस्ट कॉमन एनिमल है ना जिस पे रिसर्च की जाती है वो रैट्स हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए रैट्स पे क्यों रिसर्च इतनी की जाती है। एक जनरल सी बात ले लेते हैं, इनका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है, इनकी साइकिल बहुत तेज होती है, दिनों में लाइक मल्टीपल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अगर मैं कोई 100-200 कुर्बान भी कर दूंगा रिसर्च पे तो ये खत्म नहीं होने वाले हैं। मे बी ये मेरे पास एक रीजन आ जाए कि जिन जिन एनिमल्स पे रिसर्च की जाती है वो इतने फ्रीक्वेंटली अवेलेबल और इतने कॉमन एनिमल्स हैं जिनका रिप्रोडक्शन इतना फास्ट है कि अगर हम रिसर्च में यूज कर भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, तो तब भी वो डिप्लीट नहीं होंगे इस यूनिवर्स से। तो हम कौन सा खा खा के उनको खत्म करी जा रहे हैं। मेक सेंस, ठीक है। एक आर्टिकल है जो, अब ये चीज मेरे जहन में कहाँ से क्लिक की है, जो आपको इस हफ्ते रीडिंग करवाना है ना, उसमें मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, वो एक बर्ड के ऊपर आर्टिकल है, स्टोक के ऊपर। उसमें यह था कि वो ब्रिटिश बर्ड और आहिस्ता आहिस्ता ना वो डिप्लीट हो गया वहां से, अब वहां पे नहीं एग्जिस्ट करता। तो उसकी एक आर्ग्यूमेंट में उन्होंने लिखा हुआ था कि वन ऑफ द रीजन इज के वो जिन एरिया से पाया जाता था ना, वो एक कॉमन बर्ड था वहां पे, तो वो उसको पकड़ के तो एज अ फूड सर्व करते थे। तो उसने कहा हो सकता है सारा हम बर्ड मार के खाई गए हों, इसलिए वो डिप्लीट हो गया। गुड। अब देखे ना कुछ पढ़ा होगा कहीं पे तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात क्लिक कर जाती है। दिस इज वेयर द आइडिया कम्स फ्रॉम, इसलिए पढ़ना है। एक सिर्फ टिप दे देता हूँ, कोशिश किया करें कि डेली 15 मिनट की रीडिंग कर लिया करें। मैंने लास्ट टाइम भी दी थी रीडिंग की क्लास में, जस्ट रीड एनीथिंग, एनीथिंग ऑफ योर इंटरेस्ट, ठीक है। दिन रख लें, आज मैंने पढ़ना है जो मुझे इंटरेस्ट का है। फॉर एग्जाम्पल आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में मे बी आपको क्रिकेट का बड़ा शौक है, क्रिकेट पे कुछ तो पढ़े, ठीक है। जरूरी नहीं कि करंटली क्या चल रहा है, कुछ भी पढ़ लें, जस्ट सेक फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपको फैशन में इंटरेस्ट है, फैशन पढ़ लें। अगला दिन रखिए कि आज मैंने वो चीज पढ़नी जिसका मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट पढ़ना है, कि आयल्स में अगर ये टॉपिक आ गया तो फिर मैं क्या करूंगा, ठीक है। जैसे मर्द हजरात हैं, कुकिंग का नहीं पता, पढ़ लें कुछ ना कुछ कुकिंग पे समथिंग, ठीक है। फीमेल्स हैं, कुछ ना कुछ पढ़ लें स्पोर्ट्स के ऊपर, कुछ ना कुछ पढ़ लें मोटर्स के ऊपर, समथिंग लाइक दिस। सो क्या होगा, आपका बैलेंस मेंटेन रहेगा और आइडियाज आते रहेंगे। याद करने के लिए तो कोई भी नहीं कह रहा है, जस्ट रीड समथिंग, बिकॉज जब आप माइंड जगलिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से क्लिक होता है, इसी को ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं। सो दैट्स हाउ यू जनरेट द आइडिया सर। तो ये टास्क 2 में हम ये जो चीजें ध्यान करते हैं हम पैसिव वाइज क्यों करते हैं? पहले बताइए, समझ आ गया? अब आपने टॉपिक चेंज कर, सर मैंने उल्टे पुल्टे सवाल करके नहीं सर उल्टे करें सीधे करें, आपके क्वेश्चंस वैलिड है। आइडिया जनरेशन इज ओके, ठीक है। मोस्टली पैसिव स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड बिकॉज एकेडमिक राइटिंग कर रहे होते तो पैसिव मांगते हैं, फॉर्मल राइटिंग करते हैं इसलिए। हाँ जी, आर वी गुड ऑन दिस वन, ठीक है। ऑनलाइन फ्रेंड्स यहाँ तक बात ओके है? यस सर, थक गए हैं। हाँ जी मैं बंद कर रहा हूँ क्लास, ठीक है। आपने अब बोल दिया थक गए, मैंने रिकॉर्डिंग में डाल देना एज इट इज अब। चलिए ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंड टुमारो वी विल बी डूइंग टास्क 1 एंड हैव अ गुड नाइट टू ऑल, टेक केयर। Okay, sir. Allah Hafiz. Good night.